अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस न्यू चैनल मिनी कोडर के अंदर। आपको इस चैनल के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई थी जो कि OOP के नाम से, OOP स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या-क्या इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको देता हूँ और बिगनर्स लेके हम एट द एंड अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा न्यू फंक्शंस भी ऐड करेंगे। उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, लेकिन लास्ट में। अभी हम फर्स्ट में आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं। OOP क्या होता है बेसिकली, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास आता है कि व्हाट इज OOP। OOP क्या है, इसको क्यों यूज़ किया गया है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अपने इस प्रोग्राम के अंदर। OOP को इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल OOP से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, ठीक है। OOP की वजह से, OOP को इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो जो प्रोग्रामर होता है उसको रीड करना काफ़ी आसान हो जाता है। नंबर 3, जो ओप होता है उसके अंदर हम डिबगिंग करना हमारे लिए आसान हो जाती है। वो कैसे कि आप देखें, अब अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो डिफरेंट क्लासेस यानी डिफरेंट फंक्शंस एक लगती है कि कोड के अंदर बेसिकली नीड है क्या, उसके ऊपर लिखा गया हुआ है। ओप के अंदर हमें ये बेनिफिट मिलता है इसका कि ओप जो हमारा कोड होता है वो स्टेप बाय स्टेप हमें पता चलता है कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बना रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसको कैसे एक डिज़ाइन करके प्रॉपर तरीके से कि जो क्लास हम पहले लेके आएँगे उस क्लासेस का क्या मेन नाम होगा, जो मेन क्लास क्या होती है, उसके बाद उसकी फर्दर क्लासेस आ जाती हैं, इनहेरिटेंट क्लासेस आ जाती हैं, चाइल्ड क्लासेस आ जाती हैं, पेरेंट क्लास आ जाती है, उसके डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। इसी तरह जिसकी वजह से हमारा ओप जो सा इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमारा प्रोग्राम काफ़ी नीट हो जाता है और उसमें डिबगिंग करना भी हमें आसान हो जाती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ओप के बारे में, हम इस अपनी प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या-क्या कवर अप करेंगे अपने। तो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है क्लासेस। क्लासेस में क्या हम सीखते हैं, हम क्लासेस में देखेंगे कि मल्टीपल क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, इनहेरिटेंट क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस को दूसरी क्लास के अंदर कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको कैसे उसके साथ कर सकते हैं, उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के कैसे कर सकते हैं। और आगे हम अगर जाएँ तो आगे हम देखते हैं कि क्लास को हम बेसिकली सबसे पहले प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? अगर हम प्राइवेट रखेंगे तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है, हमारा कुछ ऐसा वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम किसी यूज़र को जो हमारा प्रोग्राम चलाता है उसको हम शो नहीं कराना चाहते, ठीक है। अब हम उसको उस क्लास को हम फिर प्राइवेट रखते हैं। अब प्राइवेट रखने से हमारे साथ क्या होता है कि हम अगर हमने एक मेन क्लास बनाई है, पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है, हमने उसको प्राइवेट साइन कर दिया है और उसके अंदर हमने फंक्शन रखा है, वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं। अब हम उसको प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन अब उस जो फंक्शंस और वेरिएबल्स जो डिक्लेयर कराए होंगे उनको हम कभी दूसरी क्लासेस जो इसके साथ इनहेरिटेड कराएंगे, जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी, उसके अंदर कभी कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका ये हमें इसका फायदा भी हो सकता है। अगली अगर हम देखें तो आगे हमारे पास आती है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है कि हम पब्लिक क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास होती है इसके अंदर हमने अगर वेरिएबल्स या अगर हमने इसके अंदर फंक्शन डिक्लेयर कराए हुए हैं तो हम उनको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, उनको कहीं पर भी हम उनको ला के उनको उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको यूजेबल कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव में भी इसके बाद हम इसके अंदर अगर हम लाएँ तो पहले इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर देखेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके बाद हम इसके अंदर फंक्शंस पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं कि हम फंक्शंस को हम फ्रेंडली फंक्शन बनाएँगे, फ्रेंडली क्लास बनाएँगे, ठीक है। अब उन फंक्शंस को हम कैसे एक क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम क्लास से बाहर कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस फंक्शन को हम दूसरी क्लास के अंदर कैसे कॉल कर सकते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम क्लासेस की तरफ आएँ, तो हम क्लासेस के अंदर आते हैं तो फ्रेंडली क्लास हम पढ़ेंगे और फ्रेंडली फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं आपको इसके अंदर एक नई चीज़ दिखाऊँगा कि हम कैसे, एक तो होता है ना कि हम क्लास को ऑब्जेक्ट बना के हम इन मेन मेन मेथड में फंक्शन के अंदर जाके हम क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम बाकी फंक्शंस को कॉल करते हैं। लेकिन अब मैं इसके चीज़ अंदर एक नई चीज़ ये आपको सिखाऊँगा कि हम कैसे वेरिएबल्स को जो हमने डिक्लेयर कराए होते हैं अपनी क्लास के अंदर, हम देखते हैं कि हम जब अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा होता है, लेंथी होता है, तो हमें वेरिएबल्स को दोबारा ऊपर जाके देखना पड़ता है कि मैंने कौन-सा वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कराया हुआ है, उसको किस इंटीजर में किस इंटीजर में डिक्लेयर कराया है और उसका क्या वर्डिंग है, उसके स्पेलिंग्स एटसेक्ट्रा सारी चीज़ें। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे, हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे और उसके ज़रिए हम जितने भी वेरिएबल्स होंगे हम उनको डिक्लेयर कराएँगे। इसको भी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम सारी चीज़ें इसमें कवर अप करेंगे, बिगिनर से लेके, जबकि मैंने पहले बताया कि बिगिनर से लेके हम करेंगे एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएँगे इसमें प्रॉपर, जो मैनेजमेंट सिस्टम का एक होगा, जिसमें कैलकुलेशन भी हम ऐड करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाते हैं क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है। उनके अंदर फंक्शंस को कॉल सेकंड क्लास के अंदर हम कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें सिंगल इंस्टेंस क्लासेस आ जाती हैं, मल्टीपल क्लासेस आ जाती हैं। इसमें एक नई चीज़ मैं आपको ऐड बताता हूँ कि मतलब इसका मल्टीपल क्लासेस ये है कि अगर हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, उसके आगे हमने फर्दर क्लासेस हमने ऐड की हुई हैं। कि मैं आपको बता रहा था कि हम क्लासेस जो सी हैं, एक क्लास हम बनाते हैं पेरेंट क्लास, ठीक है। उसके बाद हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ये कि अगर हमने 2 क्लासेस बनाई हैं तो हम उनको
कैसे कॉल करेंगे, उनको ऑब्जेक्ट बना के हम कैसे आगे फर्दर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। हमारे पास इनहेरिटेंट क्लासेस आ जाती है, मल्टीपल क्लासेस आ जाती है, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा क्लासेस, ठीक है। अब हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे एक दूसरे के इनहेरिट कर सकते हैं और कैसे हम उन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर हमारे पास एक मेन पेयर्ड क्लास है, ठीक है, आगे हमने उसकी 3 चाइल्ड क्लासेस बनाई है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? अब हम कैसे उनको इनहेरिट करेंगे? मेन क्लास को हम कैसे चाइल्ड क्लास की इनहेरिट करेंगे और किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम बाकी क्लासेस के फंक्शंस और वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास आ जाते हैं हेडर फाइलें। हेडर फाइलें क्या होती हैं? हेडर फाइलें हमारे पास ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं कि इन अब जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है, अब हम उनके डिफरेंट क्लासेस हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उस अपने उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। उसका हमें क्या ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हमसे कोई कोड माँगता है हमारा, वो कहता है कि यार मुझे स्टेप का कोड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमें अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, हमें कोड ढूँढना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप कि यार मैंने कहाँ पर वो कोड रखा था, वो किधर चलाया था, कैसे रखा था, उसको फिर हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है हम उसका टाइम वेस्ट करते हैं अपना मिलके। तो हेडर फाइल इसलिए बनाई जाती हैं कि हमें अगर अपना कोड स्टेप बाय स्टेप हम इनको हेडर फाइल्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक क्लास को हम हेडर फाइल के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसका हमें ये बेनिफिट मिलता है अगर हमसे कोई दोस्त हमारा कोई कोड माँगता है कि यार मुझे इस हिस्से का कोड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमने उसकी एक फ़ाइल क्रिएट की होती है और हम उसको वही फ़ाइल सेंड कर देते हैं और हमें ज़्यादातर खप-खपाई यानी कि उसको ढूँढना नहीं पड़ता। तो इसलिए हम हेडर फ़ाइल भी इस प्लेलिस्ट में अपनी बनाएँगे। उसके बाद अगर आती है फ़ाइल हैंडलिंग। अब मैं आपको बताऊँगी हम इस प्लेलिस्ट के अंदर फ़ाइल हैंडलिंग भी सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप के अंदर हम फ़ाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर अगर मैं आपको फर्दर चीज़ें बताऊँगा, हम इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें नई ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं डाटा, इसमें एडिट भी कर सकेंगे, अपडेट कर सकेंगे और हम इसमें डाटा को डिलीट भी कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आए तो हम आगे एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, जो हम एक मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाएँगे जिसके अंदर हम एक लॉगिंग सिस्टम रखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट न्यू फीचर इसके अंदर फंक्शंस ऐड करेंगे। वो क्या होगी, उसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ इधर ही कि हम इसमें एक गूगल लिंक ऐड करेंगे। कैसे? जैसे ही देखें कि हमारे पास हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, हम उसमें कहते हैं कि प्रेस 1 करें। फॉर एग्जांपल हमने एक होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें फंक्शंस ऐड किए हैं और एट द एंड हम उसे एक यूज़र को एक ऑप्शन देते हैं कि आप अगर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से भी अगर आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वो कैसे? हम उसके अंदर एक एक गूगल की लिंक ऐड कर लेंगे, एक छोटी सी हम वेबसाइट भी इसमें बनाएंगे, एक होम पेज बनाएंगे वेबसाइट के बेसिकली, जो HTML और CSS हम उसे डिज़ाइन करेंगे, उसको डेकोरेट करेंगे और एक हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। उस फॉर्म के अंदर क्या होगा कि उस फॉर्म का जो डाटा यूज़र एंटर करेगा, वो डाटा आपकी जो ईमेल होगी, उस जीमेल के अंदर आपका वो डाटा स्टोर हो जाएगा। हम इसके अंदर ये एक नई फंक्शन नई फीचर के अंदर जो हम लास्ट में प्रोजेक्ट बनाएँगे अपना, तो क्या होगा, जैसे उस लिंक को क्लिक करेगा, वो हमारे उस होम पेज के ऊपर चल जाएगा गूगल के ऊपर और वहाँ पर जैसे ही फॉर्म फिल करेगा, अगर वो डाटा एंटर करता है तो जैसे ही सबमिट में क्लिक करेगा उस फॉर्म के अंदर, तो हमारा उसका जो जितना भी यूज़र का डाटा होगा वो हमारे जीमेल के अंदर आ जाएगा। तो हमने एक न्यू चीज़ किया इसमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड की, गूगल लिंक ऐड कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल हैंडलिंग ऐड की है। उसके बाद हमने डिफरेंट चीज़ें इसमें न्यू फंक्शंस ऐड किए होंगे, लॉगिन सिस्टम ऐड किया है। उसके बाद हम इसके अंदर सर्च सिस्टम भी बनाएँगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट के अंदर ये हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप पहले समझाऊँगा। उसके बाद हम इन देन सबको एक मर्ज करके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएँगे जो कि हमें काफ़ी बेनिफिट और आपको काफ़ी फ़ायदा करे देगा। जिससे आप जो स्टूडेंट जो डिफरेंट सेकंड सेमेस्टर के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो ऊपर पढ़ रहे होते हैं, तो उनका अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा बना के अपने टीचर्स के आगे पेश कर सकते हैं। इसी तरह हम एक गो टू का फंक्शन पढ़ेंगे, ये भी हम एक फंक्शन है जिसको हम पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन हमने ऊक का ये भी देखा, आपको अगर पसंद है तो आप इस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मैंने इधर डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी है, अब उसके अंदर मैं फर्दर वीडियोस एंटर करता रहूँगा। मैंने जावा की बना के रखी हुई है, मैंने एक वेब की बना के रखी है और मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बनाई है जो कि ऊक के बाद हमारे पास ये कोर्स आता है। तो मैं इसके बाद आपको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में भी बताऊँगा कि उसके अंदर हम क्या चीज़ें फर्दर पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे-कैसे उनको हैंडल करते हैं। उसके अंदर भी हम फाइल हैंडलिंग और डिफरेंट न्यू फीचर ऐड करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।